गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं और इसके साथ साथ वीकेंड पर मैं आपको इसका पूरे हफ्ते का पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उसका भी स्टडी मटेरियल लगातार मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ये केवल एक वीडियो उसका बचा है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, वो आज आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम पूरी उस बुक को खत्म कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चर्चा में थे। ब्रिटेन में कोविड 19 का ERIS यानी एरिस वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि कोरोना के नए वेरिएंट का नाम क्या है, तो कोरोना के नए वेरिएंट का नाम है ERIS और आपका ब्रिटेन में ये काफी तेजी से फैल रहा है और वहां पर काफी लोगों को इसका संक्रमण हो भी गया है। तो अभी तक देखिए कोविड 19 का ये जो इश्यू है खत्म नहीं हुआ है। तो आप लोग भी अपना सुरक्षा से रहिए, क्योंकि देखिए आई फ्लू वगैरह भी बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी एनटीपीसी का जो नवीकरणीय ऊर्जा का विभाग है, उसने मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर जलाशय में 80 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना यानी जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट होते हैं, जो पानी के ऊपर आपके सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, उसके लिए सफलतापूर्वक बोली हासिल कर ली है। यानी इसके लिए ऑक्शन हुआ था, बिडिंग हुई थी, उसमें एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने हाईएस्ट बिड लगाकर इस प्रोजेक्ट को हासिल किया है। तो ओंकारेश्वर जलाशय आपका कहां पर है, एक तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। ओंकारेश्वर रिजर्वायर आपका मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इसके अलावा सीधे भी आपसे पूछ सकता है कि एनटीपीसी हाल ही में कहां पर फ्लोटिंग सौर परियोजना लगाएगी 80 मेगावाट की, तो मध्य प्रदेश के खंडवा के ओंकारेश्वर जलाशय में। अगला ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक न्यूज है। आईआईटी रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने राजस्थान के जैसलमेर में एक नई डायनासोर की प्रजाति के जीवाश्म अवशेषों की खोज की है और इसे थारोसोरस इंडिकस नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा थारोसोरस इंडिकस। तो आपसे देखिए ये तो सीधे इस तरीके से ही पूछेगा कि हाल ही में डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष हमें कहां पर मिले हैं, तो राजस्थान के जैसलमेर में हमें ये मिले हैं। भारत की केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को यह सूचित किया है कि वह भारत में हवाना सिंड्रोम के मामले की जांच करेगी। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय में पिटीशन वगैरह डाली गई थी, तो उसमें भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो हवाना सिंड्रोम है उसके मामले में वो अपनी तरफ से जांच करेगी। देखिए आखिर आपको लग रहा होगा हवाना सिंड्रोम क्या है, तो देखिए हवाना क्यूबा में एक जगह है, ठीक है, जहाँ के सिगार वगैरह बहुत फेमस है। तो वहां पर देखिए जो अमेरिका के मिलिट्री पर्सनल्स थे, ठीक है, यूएसए के जो मिलिट्री पर्सनल्स थे, उनमें काफी ज्यादा इसके सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे उन्हें पेन वगैरह बहुत होता था, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी बात करें कानों वगैरह में उनको काफी समस्याएं होती थी। तो इस तरीके की चीजें जो बहुत ज्यादा लंबा मिलिट्री वगैरह में सर्व करते हैं उनको इस तरीके की दिक्कत होती है। तो उस तरीके से भारत में भी हवाना सिंड्रोम यानी इस तरीके की परेशानियां अगर मिलिट्री पर्सनल्स में भारत में हो रही हैं तो उसकी जांच भारत सरकार ने कहा है कर्नाटक उच्च न्यायालय में कि हम करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से थोड़ा सा मेंटली हम कह सकते हैं जो डिस्टर्ब रहते हैं आर्मी वाले पर्सनल्स, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक देखिए गोलीबारी के बीच में रहते हैं। तो इस तरीके का जो माहौल होता है उसका कैसा आदमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो लोग हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम लोग काफी शांति प्रिय इलाके में रहते हैं, लेकिन वो लोग लगातार जो बैटल फील्ड है वहां पर मेंटेन रहते हैं। अगला देखते हैं, ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी 2023 पर एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक राज्य में हाथियों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या 2017 में आपकी 6049 थी और अब 2023 में यह बढ़कर 6395 हो गई है, जिससे यह देश में सबसे अधिक हाथी आबादी वाला क्षेत्र बन गया। तो कर्नाटक में पहले भी हाथी काफी ज्यादा थे, तो अब वहां पर उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसका सीधे सीधे ये मतलब होता है कि वहां पर जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं, संरक्षण के एफर्ट्स हैं, वो काफी अच्छे चल रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में काफी फेमस टाइगर रिजर्व भी है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, वो भी लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है। इन जानवरों के संरक्षण और सुरक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 12 अगस्त यानी कल विश्व हाथी दिवस से पहले ये रिपोर्ट पेश की गई थी। तो 12 अगस्त को हमारा विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और 10 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, विश्व शेर दिवस, जो हमने कल मनाया था। भारत का पहला भुगतान बैंक, तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो था ये इंडिया का पहला पेमेंट्स बैंक था और इसने अभी एक और नया पहली चीज लॉन्च की है। वो क्या है, इन्होंने अपने नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड यानी इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला
पेमेंट बैंक भी बन गया है। ठीक है, तो आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अमित झिंगरन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो अमित झिंगरन किस पद पर नियुक्त हुए हैं? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पीएम यशस्वी योजना के तहत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। तो आपसे सीधे पूछेगा पहले तो पीएम यशस्वी योजना किससे संबंधित है? अभी देखिए चर्चा में क्यों थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसके लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं, इसकी वजह से ये चर्चा में था। तो ये जो छात्रवृत्ति इसमें मिलती है ये ओबीसी, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, जो जनजातियां होती हैं, और इसके अलावा डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो होती हैं, जनजातियां होती हैं, उन तक ही सीमित है। तो एक स्पेशल जो कैटेगरी है उनके लिए सीमित है। 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के छात्रों को 2 अलग अलग स्तरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की लिखित परीक्षा को यशस्वी प्रवेश परीक्षा के रूप में जाना जाता है और इसी के लिए भी एनटीए ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो आपका किसकी ये इनिशिएटिव है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ये एक इनिशिएटिव है और इसमें इन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अगला ये भी देखिए काफी चर्चा में ग्रुपिंग है, ऑकस। तो देखिए ऑकस जो ग्रुपिंग है ये इसमें 3 देश आपके इसमें शामिल हैं। कौन सा? एयू मतलब ऑस्ट्रेलिया, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम और यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 3 देश इसमें शामिल हैं। देखिए शुरू में ये ग्रुपिंग जो आई थी ये जो आपकी सबमरीन्स होती हैं, पनडुब्बियां होती हैं, उससे संबंधित थी, लेकिन अब देखिए इसमें चर्चा में क्यों है। अब अगर आप पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका संधि में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी ने उन्नत हाइपरसोनिक और लंबी दूरी के सटीक हथियारों के परीक्षण मैदान के रूप में अपनी संभावित भूमिका के कारण ध्यान आकर्षित किया है। तो ये देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है इसको जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं या लंबी दूरी की लॉन्ग रेंज की जो आपके वेपन्स होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में माना जा रहा है एक सेंटर इसमें बनाया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया ने इसी वजह से तीनों देशों बाकी दोनों देश हैं उसको इंटरेस्ट दिखाया है यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हो सकता है भविष्य में हमें ऑस्ट्रेलिया में इस ग्रुपिंग के तहत एक टेस्टिंग फैसिलिटी जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज के जो वेपन्स होते हैं उससे संबंधित वहां पर देखने के लिए मिल जाए। यह समझौता शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों की आपूर्ति पर केंद्रित था। अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे जो हमारा पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें भी कहीं ना कहीं इन 3 देशों की हम कह सकते हैं इम्पैक्ट बढ़ेगा। तो देखते हैं आप भविष्य में इसमें क्या होता है। फिलहाल आप इसके मेंबर जरूर याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके। भारत की अध्यक्षता में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की तीसरी और अंतिम बैठक कहां पर? कोलकाता में आयोजित की गई। ये देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई अकादमी एक आभासी कार्यक्रम में यानी वर्चुअल कार्यक्रम में इंटरपोल के ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो गई है। तो जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल, उसका एक ग्लोबल एकेडमी का नेटवर्क है। तो भारत की जो सीबीआई अकेडमी है जो कि गाजियाबाद में स्थित है वो अब इनके पूरे नेटवर्क में शामिल हो गई है। तो यानी जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे आप एक्सचेंज प्रोग्राम भी चला सकते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर पुलिस ट्रेनिंग वगैरह देती है उसको सीबीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको उन ट्रेनिंग से अवगत कराया जाएगा। दोनों के बीच में कई ऑनलाइन इस तरीके के मीटिंग्स वगैरह होंगी कि हाँ आप इस तरीके से अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस नेटवर्क में ये शामिल हो गया है। तो ग्लोबल लेवल पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, जो सबसे अच्छी रणनीतियां होंगी, उससे सीबीआई के कैंडिडेट्स को सीखने में मदद मिलेगी। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई को अपना प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिल गया है। देखिए इससे पहले महाराष्ट्र में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो कि नागपुर में स्थित है। अब एक नया कल विधेयक पास किया गया तो महाराष्ट्र में एक ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है नीटी बहुत ज्यादा फेमस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अगर आप नीचे पढ़ेंगे 2023 में पारित होने के बाद राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान NITIE, तो नीटी इसको बोला जाता है, इसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? IIM मुंबई कर दिया जाएगा। तो ये IIM देखिए नागपुर पहले से ही वहां पर है, तो ये महाराष्ट्र का दूसरा IIM होगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 365 दिनों की वीडियो बैंकिंग के लिए 24x7 लॉन्च किया है। तो इसमें देखिए क्या करा है इन्होंने, ये पूरे 365 दिनों तक 24 घंटे 7 दिन क्या करेंगे? वीडियो बैंकिंग की सुविधा अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराएंगे, जो ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के लिए वास्तविक समय में वीडियो कॉल प्रदान करता है। इसके लिए देखिए, और ये इस तरीके की सुविधा करने वाला भारत का पहला बैंक है।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस प्रकार की सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछेगा कि किसने वीडियो बैंकिंग की सुविधा अभी 365 दिनों के लिए 24/7 यानी 24 घंटे सातों दिन स्टार्ट की है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इसके अलावा अभी हमने ऊपर क्या देखा था, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अगला, एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, एडीजी। इसके अलावा हालिया जो नियुक्तियां चर्चा में रही कुछ, साइरस पूनावाला समूह के रणनीतिक सलाहकार कौन बने हैं, केकी मिस्त्री जी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संजय कुमार अग्रवाल जी बने हैं। इसकी जगह लिया इन्होंने विवेक जौहरी। क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष, देखिए क्वालकॉम मैं आपको बता चुका था, जो मोबाइल फोन्स होते हैं उसके प्रोसेसर्स वगैरह बनाती है, काफी बड़ी कंपनी है। तो सभी सोइन जी को इसके अध्यक्ष बनाया गया है। किसकी जगह ली है, राजेंद्र वागड़िया की जगह ली है। और सैन्य नर्स सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्ति मिली है, अमिता रानी जी को इस पद पर नियुक्ति मिली। अगला, रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस को स्थानीय स्तर पर विकसित ओपन सोर्स उबंटू पर आधारित एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम माया से बदलने का फैसला किया है। तो आपसे देखिए ये कई तरीके से पूछ सकता है प्रश्न। पहला कि हाल ही में चर्चा में रहा माया क्या है, तो माया एक इंडिजेनसली डेवलप्ड या स्वदेशी रूप से विकसित क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको रक्षा मंत्रालय अपने अपने कंप्यूटर सेट्स में अब यूज करेगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम माया। आईएनएस चेन्नई ने लाल सागर यानी रेड सी में रॉयल सऊदी नौसेना जहाज यानी एचएमएस अल जुबैल के साथ पासेज एक्सरसाइज यानी PASS पासेज और EX मतलब एक्सरसाइज 2023 में भाग लिया। तो हाल ही में आपसे सीधे पूछेगा पासेज एक्सरसाइज कहां पर हुई है, आपका रेड सी में या लाल सागर में हुई है, और भारत की तरफ से आईएनएस चेन्नई ने इसमें भाग लिया है। हालिया व्यायाम देखते हैं कुछ और चर्चा में जो रहे। मालाबार एक बहुपक्षीय राष्ट्रीय अभ्यास है, इसका 31वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, और ऑस्ट्रेलिया में ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। कौन कौन से देश इसमें है, जो कि इसमें क्वाड में देश है हमारे, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये 4 इसमें देश शामिल है। चीन और यूएई के बीच में पहला फॉल्कन शील्ड 2023 अभ्यास, ये पहला ट्रेनिंग एक्सरसाइज है किन 2 देशों के बीच में, चीन और यूएई के बीच में, और ये कहां पर होगा, जिनजियांग चीन में आयोजित किया जाएगा। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास का 15वां संस्करण कहां पर हुआ, मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में। भारत और अमेरिका के बीच साल्वेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ, केरल के कोची में। तो ये एक नौसैनिक अभ्यास था। इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट है, जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जिमैक्स यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का 7वां संस्करण था, और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो यही इंपॉर्टेंट अभी चर्चा में रहे। इसके अलावा एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 19 अगस्त से हंगरी के बुडापेस्ट में, तो हमें क्या याद रखना है, जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है इस बार कहां पर हो रही है, हंगरी में हो रही है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, वहां पर ये आयोजित की जा रही है, और इसमें भारत की तरफ से 28 सदस्य टीम उतरेगी, और इसका नेतृत्व भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी करेंगे। तो ये याद रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इस बार हंगरी के बुडापेस्ट में हो रही है। इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था, जो विश्वविद्यालय खेल हुए थे या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार हुए थे, कहां पर हुए थे, चाइना के चेंगदू में आयोजित किए गए थे। ठीक है, आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो चर्चा में है। LOC के पास यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है, तो एक कुपवाड़ा में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है, 6.5% पर। तो देखिए कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें कोई भी चेंज इस पर नहीं किया गया है। किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की इसमें 6ठी रैंक है। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है, तो राजौरी से आपको लग गया होगा, राजौरी कहां पर है आपका, जम्मू कश्मीर। भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में, तो मैंने अभी आपको बताया था, असम में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या नेशनल एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है बैडमिंटन के लिए। ठीक है, तो उसमें जो सिंगल्स प्लेयर होते हैं, जो सिंगल बैडमिंटन खेलते हैं, उसमें मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मूल्य होंडियो को यहां पर मुख्य कोच के रूप में सिंगल बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड लॉयन डे या विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को, और वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को, यानी कल मनाया जाएगा।
जम्मू और कश्मीर के किस चावल की किस्म को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मुश्क बुद्धी। ठीक है, मुश्क बुद्धी चावल आपका कहां पर होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले मिला था बिहार का एक चावल है मार्चा चावल। ठीक है, तो मार्चा चावल को बिहार के जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसके अलावा देखिए, यही जो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बैडमिंटन का बनाया गया है गुवाहाटी में, वहां के युगल कोच के रूप में, यानी जो डबल्स खेलते हैं बैडमिंटन प्लेयर, उनके लिए किसको कोच बनाया गया है? इवान सोजोनोव को इसमें कोच बनाया गया है। तो यही देखिए हमारे सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे और क्वेश्चन आंसर चर्चा में थे। वीडियो आज मैं काफी डिटेल में बनाया है मैंने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।